करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे थे हम लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहीं तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज डिपेंड ओनली ऑन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं, इनके हमेशा मेन क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती। तो यहाँ पर या तो मैं ऑप्शन लिख सकता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिख सकता हूँ, वेयर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, यानी कि ये ऑर्बिटल्स और मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एन और एल दोनों पर डिपेंड कर जाएंगी, यानी डिपेंड्स ऑन द, यहाँ पर एन हो जाए और यहाँ पर एल हो जाए। आंसर में भी आपको एन एल एम दिया है, यहाँ पर एन एन एल एम दिया है, तो यानी कि यहाँ पर मैं आपको थर्ड वाले पर टिक लगाने की सलाह दूंगा कि आप थर्ड वाले पर टिक लगाइएगा। यही पॉसिबिलिटी भी बन रही है इसके करेक्ट आंसर होने की, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 होगा जहां तक अनुमान है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन इस 20 में हम लोग पूरा क्वेश्चन डिटेल देखेंगे कि डिटेल क्वेश्चन के आखिरकार है क्या। चलो दिखाता हूँ आपको मैं 20 क्वेश्चन कहाँ है, ये है। ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन सोर्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की ही वेरी करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ कहूँ तो NO भी होता है, एक N2O भी होता है, एक NO2 भी होता है, जिसे आप N2O4 भी लिखते हैं, एक N2O3 भी होता है, एक N2O5 भी होता है। तो यहाँ पर तो अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 आएगी, लेकिन यहाँ पर +1 आएगी, तो यहाँ +1 से शुरुआत करते हैं। देखिए +1 अगले पेज पे शायद हो सकता है दिया हो, तो यहाँ पर +1 ठीक है, +1 मिल गया, +5 तक जाएगी, +1 से +5 तक जाएगी, तो यानी कि +1 से +5 यानी थर्ड वाले पर हम लोगों को टिक कर देना चाहिए कि आंसर नंबर इसका थर्ड सही होगा, जहां तक अनुमान कहा है यही चलेगा। अभी इसमें पॉसिबिलिटी भी यही पर दिखाई दे रही है। इसी के बाद कंटिन्यूएशन में हम लोग चल लेते हैं। मिथाइल विनाइल ईथर रिएक्ट्स विद HBr, मिथाइल विनाइल ईथर की बात कर रहा है, और अगर मिथाइल विनाइल ईथर रिएक्शन करता है तो विनाइल ग्रुप तो हमारा ये हो जाता है डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मिथाइल हो गया, और ये आपका विनाइल हो गया। ये मिथाइल विनाइल ईथर अगर हम लोग गर्म करते हैं HBr के साथ में, तो ध्यान दीजिएगा कि मिथाइल विनाइल ईथर जब गर्म करेंगे HBr, तो इसका मतलब है कि एक तो यहीं पे रहा H यहाँ जुड़ेगा, सॉरी Br, यहाँ पर जो मार्कोनी ऑफ रूल लगाइएगा, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं HBr को जोड़ता हूँ तो Br यहाँ जोड़ दीजिए, H यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, यही प्रोडक्ट आ भी रहा है। और ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी ये क्वेश्चन चला जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा पीछे देखें कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 22 भी चल रहा है कि चूज the incorrect statement from the following. In sucrose the two monosaccharides are held together in the peptide bond। बिल्कुल सही है कि सुक्रोज के अंदर दो मोनोसैकेराइड, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, choose the incorrect statement of the from the following. In sucrose two monosaccharides are held together by two monosaccharide है, लेकिन दोनों मोनोसैकेराइड अलग अलग। चलो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज दिया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो ठीक है कि लैक्टोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी ठीक है। माल्टोज, तो इसका मतलब पहला वाला ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा रॉन्ग दिया भी नहीं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो भी आपको समझाता हूँ मैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। स्टेप्टोमाइसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरोकुलोसिस, ठीक है। ये मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहलाती है, भी ठीक है। और इसके बाद आइबुप्रोफेन नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं है, केवल एनाल्जेसिक नॉन नार्कोटिक में आती है, तो फिर यानी कि सही आंसर दिया है, ये आंसर भी ठीक आपका दिया है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। 24 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट वो हुआ जो यानी कि ये हो गया आपका सोडियम 1357, ये तो होता है, ये भी होता है, सोडियम लोराइल भी होता है, सोडियम डोकोबेंजीन सल्फेट, बेंजीन वाले कंपाउंड नहीं है, तो इसको देखते हैं आंसर। हाँ, यही कंपाउंड दिया है बेंजीन सल्फोनेट, ये नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स में कंसीडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनाल्जेसिक, जो दर्द के निवारक होती है, एनाल्जेसिक को बोलते हैं पेन किलर्स के नेम,
एनाल्जेसिक को पेन किलर के नाम से भी जानते हैं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। ओफ्लॉक्सासिन नहीं होती, नेप्रोक्सिन है। डाइक्लोफेनिक सोडियम है, नॉट, अच्छा ठीक है, नॉट दिया है, नॉट, तो ये आपकी नॉट में यही जाएगी, नॉट में। ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, इसका मतलब आंसर सही दिया था। ये आपकी एंटीबायोटिक है, बाकी सभी ऊपर एंटीबायोटिक है, जबकि बाकी जितनी भी है ये सभी एनाल्जेसिक है, ऊपर दे रखे। चलिए ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है वो भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलक का मतलब वो जो आपस में, तो मेलामाइन भी कंडेंस्ड पॉलीमर है, नाइलॉन 610 भी कंडेंस्ड पॉलीमर है, डेक्रॉन भी कंडेंस्ड पॉलीमर है, यानी कि ब्यूटा एस जो होता है वो पॉलीमर कैसा है, वो एडिशन पॉलीमर में आता है, संघनन में नहीं है। ये दिस इज एडिशन पॉलीमर, इसको हम लोग एडिशन पॉलीमर के नाम से जानते हैं। एसीटोन एंड एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, तो आपको एसीटोन को आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दीजिए, पॉसिबल है एसीटोन में, और एसिटोफिनोन में अगर आइडोफॉर्म टेस्ट करोगे तो ये भी दे देगा, तो दोनों पॉसिबल नहीं। ये एसिटोफिनोन से किया जाए तो इसका मतलब है फिर अब ये टेस्ट काम नहीं करेगा, और दिया भी नहीं, डीएनपी टेस्ट दोनों दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रिएजेंट डाल दीजिए, पॉसिबल दोनों ही दे देंगे, क्योंकि कीटोन का टेस्ट ये देते, एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देते, ये एल्डिहाइड का टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड इसमें है नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड ही यूज होगा इसमें, यानी कि सेकंड वाला इंटॉलरेंस वाला नहीं देंगे, ये एल्डिहाइड का टेस्ट माना जाता है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द बेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सा बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यानी कि अदनान सामी, मैंने आपको बताया था अदनान सामी गए थे, अदनान सामी गए थे, देखो यहाँ लिख देता हूँ, अदनान सामी गए थे, एडेनिन, ये हो गया आपका अदनान, मतलब डी मैंने बेकार बना दिया यहाँ पर, बार दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अदनान सामी गए थे, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, तो चार की पहचान जो डीएनए में मौजूद है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, तो एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन में क्विनोलिन फिर नहीं होगा, यही मौजूद नहीं होगा, तो इसका आंसर मिल गया। अगर आपको याद करना तो याद रखना, ए फॉर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यानी कि अदनान सामी गए थे, कहाँ गए थे, यूएसए, तो यहाँ अदनान सामी गए यूएसए, तो यहाँ पर डीएनए लिख लीजिए आप, और यहाँ पर आप आरएनए लिख लीजिए, दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर याद करने की, और दोनों आप याद भी कर लेंगे, इजी वे में याद कर लेंगे, संभावना आपकी यही लग रही है। चलिए दूसरी बात भी हम कर लेते हैं यहीं पर, दूसरी बात भी हम लोग यहीं पर करेंगे, वो क्या बात है वो भी आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम लोग चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 पे चलें, 29 क्या कह रहा देखें, इसी के आगे 29, ओजोन लेयर डिप्लीट इन द अंटार्कटिका रीजन इज मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एक तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट था, क्लोरीन नाइट्रेट था, किसके कारण, यानी कि जो ओजोन की लेयर डिस्टर्ब हो रही। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, और क्या क्या दिया है, एक्रोलीन दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, यानी कि जो फ्रिज में गैस भरी जाती है वो क्लोरीन नाइट्रेट होती, तो यानी कि यहाँ पर जो अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत का जो हो रहा है ह्रास, वो क्लोरीन के नाइट्रेट के फॉर्म में, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जो मीन्स ऐसे बोलें कि जो अंटार्कटिका रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता रहता है जो क्लोरीन से, तो इसलिए नाइट्रेट के कंपाउंड्स बनते हैं, तो इसलिए क्लोरीन नाइट्रेट लिखा गया है। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला, इन्होंने ये मॉलिकुलर फार्मूला हमें बना करके दे दिया X2O3, तो यहाँ पर लिख देते हैं X2O3, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन एक्सेस, इतना फाइंड द मास ऑफ द एलिमेंट। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इसके मास को निकालना पड़ेगा, तो हम एन एलिमेंट एक्स फॉर्म द ऑक्साइड विद मॉलिकुलर फार्मूला, ये हो गया। परसेंटेज ऑफ द एक्स, एक्स की परसेंटेज दे रखी है इसके अंदर 53% हुआ, तो यानी कि अगर मैं 2x + 3O इज इक्वल टू मान लेता हूँ कि 100% रहा होगा, तो 100% में क्या हो गया कि ये कितना है x 50, यानी 2 × 53%, x इज इन 53% है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 53% ये बचा हुआ वो हो गया,
तो इसको फार्मूले पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको हमें कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा, आएगा तो फिलहाल एक्चुअली में क्या है, वैसे तो ये Al2O3 का ही दूसरा फॉर्म है। जल्दी लगाना चाहो तो यहाँ 27 साफ दिखाई देगा, इसका मास जो है 27 आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन भी करेंगे तो आप टोटल से निकाल करके करिए। परसेंटेज दे रखी है इसमें, एक्स की जो परसेंटेज है वो 53 दे रखी है। चलिए तो 53 में से 47 हो गया, तो यहाँ 53 और ये हो गया आपका 47, तो इसका हो गया x 53 डिवाइडेड बाई एक्स करिए, टोटल करिएगा आ जाएगा ये 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाइए कि द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल मास, पार्टिकल डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाता है, यानी कि m इंटू वी के टर्म में लिखो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी या वेलोसिटी। यहाँ दिया था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास m इज 36 टाइम इट्स वेलोसिटी, मास जो है वो वेलोसिटी का 36 टाइम हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वेलोसिटी, अगर v है तो इसका मास हो गया 36v हो गया, तो इसका मीन्स हो गया और ये v हो गया तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया h अपॉन 36v स्क्वायर, यानी 6 को बाहर ले आइए, यहाँ पर लैम्डा हो गया। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके तरंग दैर्घ्य का सही संबंध पहचानिए, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ तो 6 अगर मैं इसे रूट में डाल देता हूँ, इसे पूरे को रूट में डाल देता हूँ, तो इसको 6 बाहर आ जाएगा, एच अपॉन नीचे v, एच अपॉन वी रह जाएगा, और v पॉसिबल है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ इसमें आंसर तो क्या दिया है, आंसर तो दिया है 6 एच अपॉन एम दिया है। फिर से देखता हूँ क्वेश्चन में एच अपॉन एम क्या दिया है, द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास m इज 30, मास m जो है इट्स वेलोसिटी 30, इस वेलोसिटी का मास जो है वो 36 टाइम इट्स वेलोसिटी, मास जो है वेलोसिटी का कितना हो गया 36 टाइम, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, मास हुआ 36 टाइम हुआ, तो यानी कि करेक्ट आंसर में अगर मैं जाऊंगा तो एच अपॉन एम हो जाएगा, या वी नहीं रह जाएगा, एच अपॉन एम हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है कि यानी v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 36 m हो जाएगी, और एक m ऑलरेडी है तो फिर इसका मतलब m स्क्वायर हो जाएगा, m अंदर रह जाएगा, ठीक है, फिर यही आंसर आपका आ जाएगा, पॉसिबल है। दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 36 इंटू एम स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मास यहाँ पे दिया ना, विद मास इज 36 टाइम इट्स वेलोसिटी, जो मास है वो वेलोसिटी का 36 गुना है, तो वेलोसिटी का 36 गुना करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। द लीस्ट बेसिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग इज, लीस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा, तो लीस्ट बेसिक का मतलब हुआ जिसके पास ये कंडीशन हो कि वो H पॉजिटिव आयन जल्दी एक्सेप्ट ना करे, जल्दी कर लेगा तो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कौन जल्दी नहीं करेगा, तो पहले मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत ही जल्दी कर लेगा, तो इसको तो आप कट कर दीजिए। इसकी ये भी बहुत जल्दी करेगा क्योंकि इसमें सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर वाइब्रेशन दिख रहा है, कभी ये इसके रेजोनेंस में, यानी कि 2H, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर ये O पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर भी O पे नेगेटिव, तो इसके रेजोनेंस पॉसिबल है, या हाइड्रोजन कंफ्यूज कर जाएगा, तो इसका मतलब न्यूनतम बेसिक करेक्टर फिर ये सेकंड वाले में दिखाई देगा, जो आंसर में भी करेक्ट यही आंसर दिया भी गया है, यानी कि इसको भी करेक्ट मान सकते हैं। तो 33 पे चले आइए। द इनवर्ट शुगर प्रोड्यूस्ड on hydrolysis of the sucrose is laboratory in nature and contains a mixture of the glucose which is dextro and fructose in laboratory. What portion of the glucose and fructose present in inward sugar? तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों के अंदर जो होता है इक्वल अमाउंट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो इक्वल यहाँ भी दिया है, इक्वल यहाँ भी दिया है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल, तो इक्वल वाला आंसर फिर वही है, पहला वाला आंसर इक्वल रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना दिमाग फालतू नहीं लगाना। 34 में चले आई। द वेंडर वॉल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी ए वी, ये कैलकुलेट, तो ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल वे में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गैस के वेंडर वॉल्व तो हो गया, कर दीजिएगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दिया हुआ है, इट रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ AgNO3, तो इसका मतलब हुआ कि एक Br इसमें फ्री हो गया, एक Br बाहर रहना है, तो फिर एक Br जब बाहर रहना तो एक ही Br वाला आंसर भी लगा लीजिए, तो 35 का जो आंसर है, 35 का आंसर आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 36 पे चलिए। द हाइब्रिडेशन ऑफ द सल्फर
इसमें सिंपल सी बात है कि Sp इसमें चलिए तो S सल्फर हो गया, यहाँ पर F लगा लीजिए, यहाँ पर भी F लगा लीजिए, एक लोन पेयर ऊपर जाने दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं दिखाई देती है, पॉसिबल नहीं है। SF2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तो पूरे हो गए। यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर मुझे केवल दिखाई दे रही है sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दिखाई दे रही है, तो संभावना sp3 की है। सल्फर के अंदर यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो यही बनेगी पॉसिबिलिटी, और कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देखते हैं, ये नीचे झुक जाएंगे, यानी कि ऐसे हो जाएंगे, ऐसे F यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, लोन पर ऐसे हो जाएगा, लोन पर ऐसे हो जाएगा। तो ये sp3 हो गई। SF4 में चले आइए, तो इसके अंदर SF4 के अंदर यानी कि 4 और 2 6, यानी कि 4 2 6 sp3d हो गई, ठीक है, sp3d, और यहाँ sp3d2, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर थर्ड सही हो गया। इसी की सीरीज में अगर नया क्वेश्चन ये भी देखते हैं, देखो भाई क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि जिनके, अगर हकल के रूल की बात करें तो हकल का रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ देखो ध्यान से, n की वैल्यू अगर मैं देखूं 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 आ रही, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी 4 ही आ रही, तो फिर वही सेकंड वाला फिर ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा, और सेकंड वाला आंसर भी नीचे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसके बाद 37 हो गए, 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन भी आपको लगा करके भेजूंगा इसी के आगे कंटिन्यूस सीरीज में। जब तक आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। यहाँ तीसरे यहाँ दिया द रेट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन R with the initial concentration of the reactant, what would be the rate of reaction under this condition। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, और इस क्वेश्चन को करने के बाद 38 क्वेश्चन जो है ये आप जरूर करिएगा, और इसको भेजिएगा आंसर मेरे इनबॉक्स में कि देखते हैं आपने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है। वैसे तो आंसर दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करके अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छे रहेगा। और अगर आपको MP जो टेट निकला हुआ है, MPTET निकला हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो निकला हुआ है, इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें केमिस्ट्री को आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर जान लीजिए कि 100% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अगर आपको सही करना है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट कर जरूर करिएगा। 94 73 70 27 11, यानी कि 9473702711। ये हमारा अपना नंबर है, इस पे हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर MP टेट एग्जामिनेशन एंड कमिंग MP PGT और MP मिडिल एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो जरूर इस पे कांटेक्ट करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी अपनी तैयारी कर सकें।